अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट मल्टीसिग वॉलेट बनाएंगे। सोलिडिटी को यूज़ करते हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है। इस प्रोजेक्ट से होगा ये कि आपके सोलिडिटी के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मल्टीसिग वॉलेट में होता है ये कि ओनर एक से ज़्यादा होते हैं। हम सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिपॉजिट कर सकता है, मतलब कोई भी आए और अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। जिस तरह कि आपका बैंक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप उसका एड्रेस किसी को देंगे तो उसमें कोई भी डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र सिर्फ ओनर ही कर सकता है। इसी तरह मेटामास्क में भी अगर उसकी पब्लिक की आप किसी को देते हैं तो उसमें कोई भी डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र सिर्फ ओनर कर सकता है। इस तरह की फंक्शनैलिटी इसमें करेंगे कि सिर्फ ओनर ही ट्रांसफ़र का फंक्शन रन कर सके। इसमें सबसे पहले हमने अपने ओनर्स को स्पेसिफाई करना है कि कौन से एड्रेस ऐसे हैं जो ओनर होंगे। और लेट्स सपोज अगर 3 ओनर्स हैं और इन 3 ओनर्स में से कोई एक ओनर ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो बाकी 2 ओनर उस पर अप्रूवल देंगे। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई भी ओनर ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है और जो बाकी 2 ओनर हैं वो इस ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट पर अप्रूवल देंगे। और जितनी भी हम अप्रूवल की लिमिट सेट करेंगे, जब वो अप्रूवल हमें मिल जाए तो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सेंड हो जाए। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम रिमिक्स पर चलते हैं। सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके एक नई फ़ाइल बना लेनी है और इस फाइल का नाम मल्टीसिग रख लेते हैं। .sol इसकी एक्सटेंशन है और ये हमारी फ़ाइल बन गई है। इसी में हम सारा काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट हम इसी फाइल में बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये सेम स्ट्रक्चर है जो हर सोलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। और इसके बाद कंपाइलर वर्जन बताना है कैरेट लगाकर। मैं 0.7.5 यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इस वर्जन में कोई एरर आती है तो आप वर्जन चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल माइनर से चेंजेस होते हैं। वर्जन चेंज करने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा के इसका नाम हम वॉलेट ही रख लेते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में ओनर्स एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम अपने ओनर के वेरिएबल को एरे में सेव करवाएंगे। इसलिए हम जो ओनर का वेरिएबल बना रहे हैं उसकी आपको पता है कि डेटा टाइप एड्रेस है। एड्रेस डेटा टाइप हमने एरे बनाई है क्योंकि हमारे ओनर्स एक से ज़्यादा हैं। इसको हमने पब्लिक कर दिया। और दूसरा हमने लिमिट बताई है कि कितने वर्ड्स होंगे तो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाए। अब कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और कंस्ट्रक्टर में हम ओनर और लिमिट को बताएंगे। कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड लगाना है। कंस्ट्रक्टर में हमने एड्रेस की एरे बतानी है जो कि ओनर्स है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अंडरस्कोर ओनर इसका नाम रखा है। और हमने इसमें लिमिट बतानी है। ओनर्स को हम मेमोरी के कीवर्ड में सेव करेंगे क्योंकि टेम्परेरी स्टोरेज है, इसलिए मेमोरी का कीवर्ड लगाएंगे। इसमें ओनर्स इक्वल टू अंडरस्कोर ओनर्स हमने कर दिया है और लिमिट इज इक्वल टू अंडरस्कोर लिमिट। ये आपको कंस्ट्रक्टर समझ आ गया होगा क्योंकि इस पर हमने पहले बहुत डिटेल में बात की है कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, जब हम इसे आर्गुमेंट दे देते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट जो हम इसे एड्रेसेस बता देंगे वो हमारे ओनर बन जाएंगे। और जितनी लिमिट हम एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट बता देंगे उतनी ही लिमिट सेट हो जाएगी कि हमें अपनी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट के लिए कितनी लिमिट रिक्वायर्ड है। 2 वोट हमें चाहिए, 1 वोट चाहिए, 3 वोट चाहिए, जितनी भी हमें लिमिट रिक्वायर्ड है हम एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ये बता देंगे। अब मॉडिफायर बना लेते हैं ताकि सिर्फ ओनर ही फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सके हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन को। हमारे पास जो ओनर्स होंगे उनमें से एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र कोई एक ओनर ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को जनरेट करे और बाकी इस पर वोट करें। इसके लिए हमें मॉडिफायर की ज़रूरत होगी, तो हम मॉडिफायर का सबसे पहले कीवर्ड लगाएंगे और इसका नाम ओनली ओनर्स रख देते हैं। इसमें मैंने ओनर को बूल के वेरिएबल में सेव करके बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दिया है। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले मैं पूरा मॉडिफायर लिख लूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारे सारे ओनर्स सिर्फ एरे में स्टोर हैं और अब अगर इन एड्रेसेस में से ये फंक्शन कोई और चलाने की कोशिश करे तो वो ना चला सके। सिर्फ वही ओनर जो कि एरे में स्टोर हैं वही इस फंक्शन को चला सके। तो इस फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए कि सिर्फ ये फंक्शन सिर्फ ओनर चलाए, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे अपने मॉडिफायर में। फॉर लूप के लिए सबसे पहले फॉर लिखेंगे। जो इंट है ये बहुत ही सिंपल है फॉर लूप, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये मिल जाता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अगर आपको नहीं आता तो आपसे गूगल पे सर्च कर लेते हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह काम करता है। बेसिकली इटरेशन है, लेकिन मैं आपको ये लिखने के बाद बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि मैंने इसे क्यों यूज़ किया। अब फॉर लूप की जो पहली लाइन है उसमें मैंने जो आई की वैल्यू
यानी कि जो आई का वेरिएबल बनाया है उसको वैल्यू मैंने 0 दे दी है। और उसके बाद मैंने बताया है कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ओनर्स की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। यानी कि एरे में जितने भी ओनर हैं उनकी लेंथ इक्वल या फिर ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, आई से, जो कि उसकी वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट किया और उसको बाद में प्लस कर दे, वो उसमें एक एक प्लस कर दे। अब मैंने जो भी लिखा है आपको समझ आ गया होगा। फॉर लूप एरे के अंदर जो एड्रेसेस हैं उनको वन बाय वन चेक करेगा और ये देखेगा कि क्या एरे के अंदर जो ओनर हैं वही फंक्शन को रन कर रही हैं ट्रांसफर के। अगर वो ओनर है तो वो ट्रू हो जाए और फंक्शन रन हो जाए, लेकिन अगर वो ओनर नहीं है तो ये फंक्शन रन ना हो। और आपको मैंने मैसेज डॉट सेंडर का भी बताया हुआ है कि जो फंक्शन रन करता है वो msg डॉट सेंडर होता है, यानी कि ओनर होता है। और इसमें हमने ओनर्स डॉट लेंथ का जो कीवर्ड यूज किया है ये बताया है, ये एरे की लेंथ को शो करता है क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले जो एड्रेस सेव होगा वो 0 पर होगा। पहले फॉर लूप 0 के एड्रेस को देखेगा क्या वो ओनर है, तो वो उसको ट्रू कर दे कि हाँ जी ओनर है। फिर 0 के बाद वो नंबर 1 को देखे, अगर वो 0 के बाद नंबर 1 पर ओनर है तो उसको ट्रू कर दे और वो भी ट्रांजैक्शन कर सकता है या वोट कर सकता है। इसी तरह हमारी एरे की जितनी भी लेंथ है, मतलब जितने भी ओनर्स हैं इस एरे में, उन सबको वन बाय वन चेक करे और उसमें 1 प्लस करता जाए। और इसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फॉल्स रखा है, यानी कि जब भी ये फंक्शन स्टार्ट हो, ट्रांसफ़र का फंक्शन स्टार्ट हो, तो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट वो एड्रेस फॉल्स हो और उसे जब फॉर लूप टेस्ट कर ले, उसे एक इटरेशन चला दे उस पर, तो फिर ये कंफर्म हो जाए कि ओनर कौन है और ओनर कौन नहीं है, ताकि कोई भी इस फंक्शन को रन ना करे, सिर्फ ओनर ही रन करे। उसके बाद हमने इफ़ लूप से भी बाहर आ जाना है और उसके बाद हमने फॉर लूप से भी बाहर आना है और एक रिक्वायर की कंडीशन लगा देनी है। रिक्वायर की कंडीशन में सिंपली हमने अपने ओनर्स को इक्वल कर देना है, किससे, ट्रू से। फॉर लूप ने एरे के अंदर देखा है, अगर वो ओनर है तो वो उसको ट्रू कर दे, अगर नहीं है तो वो उसको फॉल्स कर दे। और उसके बाद हमने अंडरस्कोर सेमीकोलन लगा देना है। इसमें मुझे एरर शो हो रहा है क्योंकि ये सॉलिडिटी है, तो हमने सॉलिडिटी में इसमें सेमीकोलन लगाने होते हैं। उसके बाद आपको अंडरस्कोर और सेमीकोलन का फंक्शन पता है कि जब ये सारा ऊपर से टेस्ट कर ले तो फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। बेसिकली इसका यही होता है और ये हम इसे मॉडिफायर में ही यूज़ करते हैं। इसको मॉडिफायर को फॉर लूप के साथ बनाने का हमारा यही मकसद था कि वो ओनर्स को चेक करे और ओनर्स को वो 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि हमने यहाँ पर आई की वैल्यू 0 रखी है। और जो ओनर है सिर्फ ओनर्स को ही अलाउ करे वो ट्रांसफ़र का फंक्शन रन करने के लिए। उसके बाद हम एक डिपॉजिट का फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे और इसका नाम डिपॉजिट ही रख लेते हैं। इसको पब्लिक कर दिया। और पेबल आपको पता है कि हम फंक्शन को पेबल क्यों करते हैं, क्योंकि ये सम अमाउंट ऑफ ईथर रिसीव कर रहा है, इसलिए ये पेबल है। ये सिर्फ इतना सा ही फंक्शन है, ये और कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ डिपॉजिट कर रहा है। अब इसके बाद हम ट्रांसफ़र का फंक्शन बनाएंगे। इथीरियम की ब्लॉकचेन में ये नहीं होता कि एक ही ट्रांजैक्शन में आप वोटिंग भी करवा दें और उसको सेंड भी करवा दें, क्योंकि वोटिंग के लिए एक अलग से ट्रांजैक्शन बनेगी। तो इसके लिए ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का सेटअप करेंगे। कोई भी ओनर ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकता है और बाकी ओनर इस पर वोटिंग करेंगे। तो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए हम रिक्वेस्ट बनाने के लिए एक स्ट्रक्ट की डाटा टाइप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं। स्ट्रक्ट का आपको सारा मैंने पहले बताया हुआ है कि स्ट्रक्ट किस तरह काम करता है और इसका नाम हम ट्रांसफ़र रखते हैं, ट्रांसफ़र। और इसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बता देंगे। हमें ट्रांसफ़र की जो हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है उसमें सबसे पहले अमाउंट है, यानी कि कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करवानी है। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस हमने पेबल रखना है क्योंकि ये रिसीवर का एड्रेस होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी यूनिट अप्रूवल है, यानी कि हमें कितनी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए। उसके बाद एक बूलियन डाटा टाइप बनाएंगे जिसका नाम मैं रख रही हूँ हैज़ बीन सेंट। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफ़र, ये वाली ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो कि अब जनरेट होने लगी है वो पहले से ट्रांसफ़र नहीं हुई भी। अगर सेम रिक्वेस्ट पहले से ही सेंड हो चुकी है तो वो दोबारा से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट उसकी जनरेट ना हो। और हमने जितनी भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट करनी है उसकी कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए। तो एक हमने इसको प्रॉपर्टी यूनिट आईडी की दे दी है। अभी हमने सिर्फ ट्रांसफ़र का स्ट्रक्ट बनाया है। अगर ओनर पहली बार ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका वोट तो है ही है। तो जितनी भी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट होंगी इनको कहीं ना कहीं तो स्टोर होना ही है। इसके लिए हम एक एरे बना लेंगे स्ट्रक्ट की।
तो हम देखते हैं कि हमने अपनी स्ट्रक्ट का नाम क्या रखा था। हमने अपनी स्ट्रक्ट का नाम रखा था ट्रांसफ़र। इसकी हमने एरे बना ली है और इस एरे का नाम हम रख लेते हैं ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। अब हम एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए फ़ंक्शन बना लेंगे। तो सबसे पहले फ़ंक्शन का कीवर्ड लगा लेते हैं और इसका नाम हम क्रिएट ट्रांसफ़र रख लेते हैं और इसको आर्गुमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहला आर्गुमेंट जो इसको हम देंगे वो यूइंट अमाउंट है, यानी कि कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करनी है। और दूसरा आर्गुमेंट जो है एड्रेस है कि कौन से एड्रेस पर हमने अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है। और जो भी एड्रेस अमाउंट को रिसीव करेगा वो रिसीवर होगा, इसलिए हम इसको पेबल करेंगे क्योंकि वो सम अमाउंट ऑफ ईथर रिसीव कर रहा है। इसका नाम अंडरस्कोर रिसीवर रख लेते हैं। इसको हम पब्लिक कर देते हैं। इसमें हम अपना मॉडिफायर भी यूज़ करेंगे ओनली ओनर्स, ताकि सिर्फ ये फंक्शन ओनर ही रन कर सके। अब हमने जो स्ट्रक्ट बनाया था जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ थी उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे स्ट्रक्ट का नाम ट्रांसफ़र है। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इसमें सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे। सबसे पहले है अमाउंट अंडरस्कोर अमाउंट, और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी थी अंडरस्कोर रिसीवर, और तीसरी प्रॉपर्टी हमने रखी थी अप्रूवल्स, यानी कि कितनी अप्रूवल्स इसको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 ही अप्रूवल मिलेंगी, उसके बाद इस पर वोटिंग स्टार्ट होगी तो इसमें एडिशन होगा। और हैज़ बिन सेट को हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखना है, क्योंकि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सिर्फ वही जनरेट होनी चाहिए जो पहले से जनरेट नहीं हुई। जो पहले से ट्रू है, यानी कि जो पहले से हैज़ बिन सेंट हो चुका है, तो उस पर ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट ना हो, इसलिए से हमने फॉल्स रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आईडी है, यानी कि हमारी जितनी भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं वो कोई ना कोई आईडी के साथ ही एरे में जाके स्टोर होंगी, तो उसको कोई ना कोई आईडी देने की ज़रूरत है। तो हम इस पे ऐसा नहीं करेंगे कि 0 लिख दें या 1 2 लिख दें कि 1 नंबर पे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हमारी सेव हो जाए। इस तरह हमने नहीं करना, क्योंकि हर रिक्वेस्ट जो भी जनरेट होगी उस पर आईडी अपडेट होनी चाहिए। इसलिए हम अपनी यहाँ पर जो एरे का नाम है पहले उसको कॉल कर लेंगे। हमारी एरे का नाम है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डॉट लेंथ लिखेंगे। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डॉट लेंथ का आपको मतलब पता है कि ये हमारी एरे की लेंथ को जितनी भी मतलब इसमें ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट होंगी उनको खुद ब खुद ये आईडी देगा। मतलब पहली ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो जनरेट होगी वो हमारी एरे में क्योंकि स्टोर होगी तो उसको आईडी 0 मिल जाएगी, और दूसरी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जब जनरेट होगी तो उसको आईडी 1, फिर तीसरी को मिलेगी आईडी 2। तो जब हमने अपनी एरे को कॉल करके उसका डॉट लेंथ लगा देते हैं तो आईडी खुद ब खुद हमारी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को मिलना शुरू हो जाती है। अब जब हमने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर ली है तो हमने इसको एरे में स्टोर करवाना है, और इसके लिए आपको पता है कि पुश की कमांड यूज़ होती है। तो हमने सबसे पहले अपनी एरे को कॉल करना है। हमारी एरे का नाम है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डॉट पुश, और यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे स्टार्ट में और एंड में एक ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ये भी हमने पहले बहुत दफ़ा किया हुआ है। अब जब भी हम एरे में कोई डाटा को स्टोर करवाते हैं तो हम पुश का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ओनर के पास मल्टीपल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मौजूद हैं। लेट सपोज 4 to 5 उसके पास ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आ गई हैं और वो चाहता है कि कुछ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को वो अप्रूव कर दे, कुछ को डिसअप्रूव कर दे। यानी कि वो चाह रहा है कि नंबर 2 पर जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो अप्रूव कर दे, 3 पर जो है उसे डिसअप्रूव कर दे। तो इस फंक्शनैलिटी के लिए हमें मैपिंग की ज़रूरत होगी, तो हम अपनी मैपिंग बना लेते हैं। मैपिंग आपको पता है कि की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करती है। तो हमारे पास यहाँ पर पहली की जो हमारी होगी वो एड्रेस होगा, और हम डबल मैपिंग को यूज़ करेंगे, और दूसरी की हम यूइंट रखेंगे। ये सारा जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। और इसके अगेंस्ट वैल्यू हम बोल रख रहे हैं, यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स इसकी वैल्यू चाहिए, और इसका नाम अप्रूवल्स ही रख देते हैं क्योंकि आगे हम जो फंक्शन अप्रूवल्स का बनाने लगी हैं उसमें ये यूज़ होगी मैपिंग, इसलिए इसका नाम अप्रूवल्स ही रख दिया। यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ मैपिंग लिखना भूल गई हूँ और ये डबल मैपिंग है, एरर चला गया। ओनर ने किस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर वोट दे दिया है और किस पर वोट नहीं दिया, ये चेक करने के लिए भी मैपिंग की ही ज़रूरत होती है। अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का, अपने मल्टीसिग वॉलेट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे और इसका नाम अप्रूव, ये अप्रूव फंक्शन है। इसमें हम सारी फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे।
जिस तरह ओनर ने अप्रूव करवाना है, ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे अप्रूव करना है, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ट्रांसफर रिक्वेस्ट की एरे में जो रिक्वेस्ट पड़ी है, ओनर इसको एक्सेस करेंगे और कैसे इस पे वोट करेंगे। जब वोटिंग कंप्लीट हो जाए तो ट्रांसफ़र खुद ब खुद हो जाए। तो ये सब फंक्शनैलिटी हम अपने इसी अप्रूव फंक्शन में ऐड करेंगे। और हमने इसमें ये भी बताना होगा कि हमारा ओनर जो है वो सिर्फ एक बार ही वोट कर सके, कोई भी ओनर डबल वोट ना करे। और ऐसी रिक्वेस्ट जो पहले से सेंड हो चुकी है, यानी कि जिस पर वोट भी हो गया है और वो सेंड भी हो गई है, तो वो दोबारा से वोट के लिए ना आ जाए, दोबारा से अप्रूवल के लिए ना आ जाए। तो ये भी हम इसमें फंक्शनैलिटी डालेंगे। और जब वोटिंग लिमिट हमारी स्पेसिफिक लिमिट कंप्लीट हो जाए, लिमिट से ज़्यादा वोटिंग हो जाए, तो वो फंक्शन खुद ब खुद ट्रांसफ़र कर दे। यहाँ पर हमने अपने कंस्ट्रक्टर में वोटिंग ऐड की है, लिमिट बताई है यहाँ पर हमने। तो जब एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट हमने अपने ओनर्स को यहाँ पर डिफाइन कर देना है, ताकि उसके बाद ओनर भी चेंज ना हो सकें। और लिमिट हमारे अप्रूवल्स की लिमिट भी यहाँ पर हम एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट सेट कर देंगे, ताकि एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर हमें कितनी अप्रूवल्स चाहिए, कितने वोट चाहिए। अब इस फंक्शन के आर्गूमेंट में हमें एक आर्गूमेंट देना होगा यूनिट आईडी, क्योंकि जो भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट होती है वो एरे में स्टोर होगी और जितनी दफ़ा भी फंक्शन चलाएंगे वो इस एरे में स्टोर होगा और इसकी आईडी के ज़रिए हम ही इसको कॉल कर सकेंगे, ताकि हम इसकी आईडी लिखें और हमारे पास ट्रांसफर रिक्वेस्ट आ जाए। और हर एरे की डिफरेंट आईडी को हम कॉल कर सकेंगे। जिस तरह आपको पता है कि एरे इंडेक्स बेस्ड होती है, तो जितना भी हम एरे में डाटा स्टोर करवाते हैं वो आईडी के अगेंस्ट ही स्टोर होता है, इसलिए हमें इसको एक आर्गुमेंट दिया है आईडी का। इस फंक्शन को पब्लिक कर देंगे और इसे सिर्फ ओनली ओनर ही रन कर सके। मॉडिफायर लगा दिए। अब इसमें अपनी हम रिक्वायर की कंडीशंस डालेंगे। अब इसमें हम 2 रिक्वायर की कंडीशंस डालेंगे। हमें इनवैलिडेशंस की ज़रूरत है, ये मैं लिख लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये जो मैंने 2 वैलिडेशंस डाली हैं, इसमें सबसे पहली जो है इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट आईडी डॉट हैज़ बीन सेंट। ये हैज़ बीन सेंट जो है ये हमने एरे की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, जो हमने यहाँ पर लिखा था। हमने एक एरे बनाई थी, हमने स्ट्रक की एरे, और उसकी एक प्रॉपर्टी है हैज़ बीन सेंट। तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आपने फॉल्स रखना है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट पहले से सेंड हो चुकी है उसके ऊपर दोबारा वोट ना हो। ये लाइन क्या कर रही है कि अगर ऐसी रिक्वेस्ट जो पहले से जिस पर वोट भी हो चुका है और वो सेंड भी हो चुकी है, तो उसके ऊपर दोबारा से कोई वोट ना कर सके, दोबारा से कोई वो अप्रूवल के लिए ना जाए। तो इसलिए हैज़ बीन सेंट को आपने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखना है। और जो दूसरी वैलिडेशन है, जो दूसरी लाइन है, ये इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने अपनी मैपिंग को यूज़ किया। जिस तरह मैपिंग में पहली की एड्रेस और दूसरी यूनिट आईडी है, इसी तरह पहले हमने मैपिंग को कॉल करके इसको दोनों कीज़ दे दी हैं और उसके बाद बूलियन में हमने फॉल्स इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स इसलिए रखा है ताकि इस आईडी के अगेंस्ट, यानी कि ओनर सपोज किसी भी आईडी के अगेंस्ट जब उसके बाद ट्रांसफर रिक्वेस्ट आती है तो वो पहले से अप्रूव हुई भी ना हो, इसलिए इसको फॉल्स रखा है। अगर वो पहले से अप्रूव हुई भी होगी ना तो वो ट्रू होगी। लेकिन जिस ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे कोई भी अभी अप्रूवल नहीं मिली, कोई वोट नहीं मिला, तो वो क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। और जब उस पर वोट मिल जाए तो वो ट्रू हो जाएगी। ये काम हम भी आगे करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने इन दोनों को फॉल्स रखना है। और अगर कोई एरर आ जाए तो उस पर क्या मैसेज शो हो जाए कि यू ऑलरेडी वोटेड, कि आप पहले से वोट कर चुकी हैं। अगर कोई ऐसी ट्रांसफर रिक्वेस्ट आ जाती है जिस पे पहले से वोट हो चुका है, तो उस पर हमें एरर आ जाए और उस पर मैसेज शो हो जाए यू ऑलरेडी वोटेड। आपको पता है कि रिक्वायर में आप मैसेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस जो हमने कंडीशन ऊपर लगाई है इसमें भी आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने काम अपना ये करना है कि एक लाइन हम और लिखेंगे, एक नहीं बल्कि 2 लाइंस हम और लिखेंगे, जिसमें हमने अपनी मैपिंग को ही सबसे पहले मैपिंग को कॉल कर लिया। अब ये जो 2 लाइंस लिखी हैं इनका मतलब ये है, यहाँ भी मैंने अपनी मैपिंग को कॉल किया है कि जब पर्टिकुलर आईडी, यानी कि हमारी एरे में जितनी भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट मौजूद है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर आईडी, लेट सपोज तीसरे नंबर पे जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट मौजूद है या दूसरे पे जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट मौजूद है वो किसी आईडी के अगेंस्ट ही सेव है ना, तो उस आईडी के अगेंस्ट जब ओनर अप्रूव कर दे तो फिर वो क्या हो जाए, वो ट्रू हो जाए। पहले हमने इसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा था, फॉल्स। यानी कि जब हमारे पास ट्रांसफर रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी, इसका मतलब ये होगा कि उस पर कोई वोट नहीं होगा। और जब उसके ऊपर वोट हो जाए तो वो ट्रू हो जाए और अप्रूवल हमारी उस आईडी के अगेंस्ट, या मैंने किसको कॉल किया, ये मैंने एरे को कॉल किया क्योंकि हमारे एरे का नाम है ट्रांसफर रिक्वेस्ट। इस हमारी एरे में
इस आईडी के अगेंस्ट जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट मौजूद है उस पर वोटिंग बढ़ जाए। प्लस प्लस का आपको मतलब पता है कि उस पर वोटिंग बढ़ जाएगी, अप्रूवल उस पर एक ज़्यादा हो जाएगी। अगर 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 2 हो जाए। और सिर्फ वही ओनर वोट कर सकेगा जिसने पहले वोट नहीं किया। इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखने का मकसद ही यही है कि सिर्फ वोट के लिए वही ओनर एलिजिबल होगा जिसने पहले से वोट नहीं किया होगा। अब हम अप्रूवल्स के लिए लिमिट बताएंगे अपनी, तो इसके लिए भी हमने एक लाइन लिखनी है। इसके लिए हम इफ़ की कंडीशन को यूज़ करेंगे। इफ़ की कंडीशन के बारे में आपको पता होगा, ये बेसिक किसी भी लैंग्वेज में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो मिल जाते हैं। जो मैंने इफ़ की कंडीशन लगाकर ये लाइन लिखी है, इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास किसी भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को, यानी कि इस वक्त मैंने अपनी एरे को कॉल किया है और उस एरे में इस आईडी के अगेंस्ट जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पड़ी है, जब उसकी लिमिट से ज़्यादा उसे अप्रूवल मिल जाए, लेस देन ये ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने इसीलिए लगाया है कि जब उसकी वोटिंग बढ़ जाए, लिमिट से ज़्यादा उसको वोट मिल जाए, तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। उस आईडी के अगेंस्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट ट्रू हो जाए। पहले हमने इसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा था। जब ट्रांसफर रिक्वेस्ट यानी कि हैज़ बीन सेंट, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टी है, हैज़ बीन सेंट, जिसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा था। और जब वो ट्रू हो जाए और अप्रूवल की लिमिट ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या हो जाए, वो सेंड हो जाए, वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सेंड हो जाए। तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए भी हमें एक लाइन और लिखनी होगी, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। और आपको पता है कि जब हम अपनी कुछ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें डॉट ट्रांसफ़र का कीवर्ड लगाना होता है। तो सबसे पहले हमने अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की आईडी को यहाँ पर मेंशन करना है, उसके बाद हमने डॉट रिसीवर लगाना है। डॉट रिसीवर का मतलब ये है कि वो एड्रेस जिस पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अप्रूवल वगैरह सब कुछ होने के बाद जिस पर भी हम अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये वो एड्रेस होगा रिसीवर के। और उस पर उसके बाद डॉट ट्रांसफ़र का कीवर्ड लगेगा। डॉट ट्रांसफ़र के कीवर्ड में हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि डॉट ट्रांसफ़र और डॉट पेएबल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है उसको मेंशन किया, फिर डॉट रिसीवर यानी कि रिसीवर का एड्रेस, और फिर डॉट ट्रांसफ़र यानी कि हम जिस पर अपने ईथर भेज रहे हैं, ईथर को हमने सेंड करना है। और उसके बाद अमाउंट आपने इस तरह लिखनी है कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट यानी कि पर्टिकुलर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, उसे भी हमने आईडी के साथ मेंशन किया, और डॉट अमाउंट। तो ज़रूरी नहीं है जितनी भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है उन सब पर एक ही अमाउंट सेंड होगी, हर आईडी अगेंस्ट पर्टिकुलर अमाउंट होगी। लेट्स सपोज किसी आईडी पर 150 सेंड करना है, किसी पे 250, किसी पे 100, तो इस ट्रांसफ़र आईडी के अगेंस्ट जो अमाउंट है हमने वही सेंड करनी है, इसलिए हमने अमाउंट को इस तरह से लिखा है, ये आपको समझना होगा। हमारा प्रूफ का फंक्शन बन गया है। ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसे जब आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे तो ये आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। इसमें हमने ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड की है, ज़्यादा इसमें वैलिडेशंस ऐड की हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंथी भी है। अब इसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन ये करेगा कि ये हमारी जितनी भी हमारी एरे में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मौजूद हैं वो हमें दिखा देगा, यानी कि हमारी एरे में कौन से नंबर पे कौन सी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पड़ी है वो हमें शो करवा देगा ये फंक्शन। इसके लिए हम फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे सबसे पहले। इसका नाम हम रख देते हैं गेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, इसको पब्लिक कर देंगे। और व्यू रिटर्न ये हमें करवाएगा स्ट्रक्ट का नाम हमने ट्रांसफ़र रखा था जो कि एरे डाटा टाइप है, ये हमने रिटर्न करवाना है और मेमोरी में स्टोर करवाना है, इसको टेम्परेरी स्टोरेज है। रिटर्न में हमने सिंपली अपनी एरे का नाम लिख देना है। हमारी एरे का यहाँ पर नाम है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, तो हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। लेकिन हमें ये एरर दे रहा है। एरर ये हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसमें रिटर्न करवाया है स्ट्रक्ट, और जब भी हम अपने स्ट्रक्ट को रिटर्न करवाते हैं किसी भी फंक्शन में तो हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। जहाँ पर हमने अपना वर्जन बताया है वहाँ पर हमें एक और लाइन ऐड करनी होगी, प्रैग्मा ABI कोडर V2। तो ये लाइन हमने क्यों ऐड की है, लाइन हमने इसलिए ऐड की है क्योंकि हम अपने फंक्शन में एक स्ट्रक्ट को रिटर्न करवा रहे हैं। हमने इससे पहले किसी भी अपने प्रोजेक्ट में कभी भी स्ट्रक्ट को रिटर्न नहीं करवाया, और स्ट्रक्ट आपको पता है कि एरे डेटा टाइप होती है, तो इसको जब भी हमें इस तरह से रिटर्न करवाना हो तो हमें ये लाइन ABI कोडर V2 को ऐड करना होगा, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है
कि हम अपने डायनामिक वेरिएबल्स और स्ट्रक्ट को रिटर्न करवा सकें। बेसिकली स्ट्रक्ट को नेस्टेड एरे को सपोर्ट करता है, इसलिए हमें इस तरह की फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी। अब गेट बैलेंस का फंक्शन बना लेते हैं। गेट बैलेंस का फंक्शन हमें ये करके दिखाएगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कितना बैलेंस है, वो हमें दिखा देगा। अपने कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस देखने के लिए हम मज़ीद एक फंक्शन बनाएंगे। पहले कीवर्ड लगाएंगे, फिर इसका नाम गेट बैलेंस ही रख देते हैं। पब्लिक कर दिया, इसे व्यू किया, और रिटर्न्स में हमें चाहिए यूनिट, क्योंकि अमाउंट हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है, इसलिए रिटर्न्स यूनिट करवाएंगे। और रिटर्न में हमने, क्योंकि अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जब भी हमने टोटल बैलेंस देखना होता है तो आपको पता है कि उसके लिए क्या कमांड यूज़ होती है। एड्रेस हमने लिखना है पहले, और पैरेंथेसिस में दिस डॉट बैलेंस, ये कमांड है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस देखने की। अब हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इवेंट बना लेंगे, इसमें इवेंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहला इवेंट जो है हम इस फंक्शन के लिए बनाएंगे क्रिएट ट्रांसफ़र, यानी कि जब भी कोई ट्रांसफ़र क्रिएट हो तो वो हमें नोटिफाई कर दे। इवेंट्स के बारे में हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इवेंट बेसिकली एक नोटिफिकेशन की तरह काम करते हैं। जब इवेंट जनरेट हम करते हैं उसके बाद उसको एमिट भी करवाना होता है। तो पहला इवेंट हम बनाते हैं ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड के नाम से। इसका नाम हमने ये रख दिया, और इसमें अब हम आर्गुमेंट देंगे। पहला आर्गुमेंट हमने देना है यूनिट आईडी, यानी कि किस आईडी के अगेंस्ट जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जब हमेशा एक आईडी के अगेंस्ट ही एरे में सेव होती है, तो एक आईडी हमें चाहिए होगी। उसके बाद अमाउंट, यानी कि कितनी अमाउंट उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में है, और एड्रेस, इनिशिएटर का एड्रेस हमें चाहिए होगा। यहाँ पे इनिशिएटर का मतलब ये है कि जिसने ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट की है, और बेसिकली वो ओनर में से ही होगा। ओनर ही के पास ये अथॉरिटी है कि वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट कर दे। ये जिस तरह हमने यहाँ पर ओनली ओनर का मॉडिफायर लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन सिर्फ ओनली ओनर ही चला सकता है क्रिएट ट्रांसफ़र का। ये क्रिएट ट्रांसफ़र का फंक्शन सिर्फ ओनली ओनर ही चला सकता है। तो इनिशिएटर यहाँ पर वही है। और दूसरा हमें इसमें एड्रेस चाहिए होगा रिसीवर का, यानी कि जिस एड्रेस पर हमने अपनी अमाउंट को सेंड करना है, यानी कि रिसीवर जो होगा। उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है। ये हमारा एक इवेंट जनरेट हो गया है, और एक और इवेंट हम बना लेते हैं। उसका नाम हम रख देंगे अप्रूवल रिसीव्ड। ये इवेंट हम अप्रूवल रिसीव के लिए बना रही हैं, इनकी कितनी अप्रूवल्स रिसीव हो गई हैं। यूनिट, इसमें हमने सबसे पहले देना है यूनिट आईडी। इसी तरह हमें आईडी चाहिए होगी उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की जिसके अगेंस्ट वो एरे में स्टोर है, इसलिए आर्गुमेंट हमने इसे पहला आईडी दिया है। दूसरा आर्गुमेंट हम इसे अप्रूवल देंगे, यानी कि कितनी अप्रूवल्स हो गई हैं या कितनी अप्रूवल्स पर वोट हो चुका है। तीसरा आर्गुमेंट इसमें एड्रेस अप्रूवर है, यानी कि वो एड्रेस जो इसे अप्रूव कर रहा है, जिसने अप्रूव कर दी है, यानी कि वोट कर दिया है, वो है तीसरा आर्गुमेंट। और एक और इवेंट हम बना लेते हैं। आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितने चाहे इवेंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तीसरा इवेंट ट्रांसफ़र अप्रूव्ड, और इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही हमने आर्गुमेंट देना है जो आईडी है। अब इन सब इवेंट्स को हमने बारी बारी एमिट करवाना है। तो पहला जो हमने इवेंट बनाया है वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड का है, तो हम उसको अपने इस फंक्शन में एमिट करवाएंगे जो हमने क्रिएट ट्रांसफ़र का फंक्शन बनाया था। इमिट करवाने के लिए आपने इमिट का कीवर्ड यूज़ करना है, और यहाँ पर जो आपने अपने इवेंट का नाम रखा था उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। आपने इसमें स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, मिस्टेक हो जाती है। उसके अलावा सबसे पहला आर्गुमेंट हमने इसमें आईडी दिया था, और आईडी आपको पता है कि हमारी क्या है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डॉट लेंथ, ये हमारी आईडी है। और दूसरा आर्गुमेंट इसमें है अमाउंट का, यानी कि कितनी अमाउंट के अगेंस्ट एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, ये वो अमाउंट है। और तीसरा आर्गुमेंट हमने दिया था इनिशिएटर का। इनिशिएटर का आपको पता है कि इनिशिएटर का मतलब यहाँ पर ओनर है जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा है, और वो msg.sender ही है। और नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है वो रिसीवर का है। ये वो एड्रेस है जिस पर हमने अपनी सेंड करनी है अमाउंट। और आपने ये देखा है कि वैसे इमिट हम एंड में करवाते हैं किसी भी फंक्शन के, लेकिन यहाँ पर हमने अपने इवेंट को इमिट करवाया है
इससे पहले हमने लास्ट लाइन से पहले हमने इवेंट को इमिट करवाया है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम अपनी एरे में पुश करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको इवेंट को लास्ट में इमिट करवाएंगे तो उससे होगा ये कि अगर हमारी पहली ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अगर अगर हमारी पहली ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एरे में 0 इंडेक्स पर सेव होती है, 0 इंडेक्स पर स्टोर होती है, तो फिर ये जब इवेंट एमिट होगा तो वो उसको 1 नंबर पे ले जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें सेम नंबर पे चाहिए, क्योंकि हम इंडेक्स के अगेंस्ट, आईडी के अगेंस्ट ही ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। इवेंट्स हमारी ईवीएम की लॉग में एज अ नोटिफिकेशन ही काम करते हैं कि जब भी कोई फंक्शन जनरेट होता है तो उसके अगेंस्ट अगर हमने इवेंट बनाया हुआ है तो वो एमिट हो जाता है और वो नोटिफाई कर देता है कि ये वाला इवेंट जनरेट हुआ है। इसके बारे में हम पहले भी एक डिटेल में लेक्चर कर चुके हैं। आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने अपना पहला इवेंट यहाँ पर इमिट करवा दिया है। अब हम अपना दूसरा इवेंट इमिट करवा लेते हैं। अब हम अपना दूसरा इवेंट एमिट करवा लेते हैं। हमारा दूसरा इवेंट जो है वो अप्रूवल रिसीव्ड के नाम से है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने एमिट करना है। यहाँ पर एमिट का कीवर्ड लगाएंगे और का नाम पेस्ट कर देंगे और इसमें जो आर्गुमेंट्स थे उन्हीं आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट हमें यहाँ पर आर्गुमेंट देने हैं। पहला आर्गुमेंट हमारे पास आईडी है। यहाँ पर हम यहाँ पर आईडी की जगह पर आईडी ही लिख देंगे और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आर्गुमेंट है अप्रूवल्स का, यानी कि हमारे पास कितनी अप्रूवल्स हो चुकी हैं। लेट्स सपोज हमें पहले ओनर से अप्रूवल मिल गई है तो उसके अगेंस्ट ये इमिट हो जाएगा इवेंट। फिर दूसरे ओनर ने अगर अप्रूव कर दिया है तो फिर उसके अगेंस्ट ये इवेंट इमिट हो जाएगा। तो हमारी अप्रूवल्स यहाँ पर हमने मैपिंग का नाम दिया है और ये हमारी एरे में स्टोर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम अपनी जितनी भी अप्रूवल्स होती हैं उनको यहाँ हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो हमसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमें बता देगा इवेंट जनरेट करके कि कितनी अप्रूवल्स मिल चुकी हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास आर्गूमेंट है वो अप्रूवर है और अप्रूवर जाहिर सी बात है वो msg.sender ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस फंक्शन में मॉडिफायर लगाया हुआ है। इस फंक्शन को सिर्फ ओनली ओनर ही रन कर सकता है, इसलिए अप्रूवर msg.sender है। इस फंक्शन में आपको पता चल रहा है कि हमने पहले हैज़ बिन सेंट हमने फॉल्स रखा, फिर उसके बाद हमने अपनी मैपिंग को कॉल किया, डबल मैपिंग को, जिसमें एड्रेस और आईडी के अगेंस्ट हमने अप्रूवल्स को फॉल्स किया, यानी कि कोई भी अप्रूवल हमारे पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब हमें अप्रूवल मिल जाए तो वो अप्रूवल प्लस हो जाए और उस आईडी के अगेंस्ट वो ट्रू भी हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर अप्रूवल्स की जगह पर इस लाइन को कॉपी करके लिखा है कि इस आईडी के अगेंस्ट ये जो हमारी एरे है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में डॉट अप्रूवल, जो अप्रूवल हो गई हैं वो यहाँ पर शो हो जाए, वो यहाँ पर आ जाए। और उन्हें कौन अप्रूव कर रहा है, msg.sender यानी कि ओनर अप्रूव कर रहा है। तो इन चीज़ों को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। अब हमारे पास लास्ट इवेंट रह गया जो अभी तक हमने एमिट नहीं किया। लास्ट हमारा इवेंट है ट्रांसफ़र अप्रूव्ड। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको इमिट हम करवाएंगे इस फंक्शन के अप्रूव फंक्शन के लास्ट में, क्योंकि इसको हमने लास्ट में अप्रूव इसलिए करवाया है क्योंकि ये हमें तब नोटिफाई करेगा जब ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाएगी, उसे लिमिट के मुताबिक वोट मिल जाएंगे, लिमिट से ज़्यादा उसे वोट मिल गए हैं और हैज़ बीन सेंड भी ट्रू हो गया है, यानी कि वो सेंड हो गई है और ट्रांसफ़र भी हो गया उसके अगेंस्ट। तो तब हमने ये अपना इवेंट एमिट करवाया है लास्ट में। और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही आर्गुमेंट था और वो है आईडी। हमारा मल्टीसिग वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। हम इसे एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं स्टार्टिंग से एंड तक और उसके बाद इसे डिप्लॉय करते हैं और टेस्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन आपको पता है कि जनरल स्ट्रक्चर हमने प्रेगमा सॉलिडिटी और वर्जन बता दिया है। और प्रेगमा एबीआई कोडर v2 हमने लाइन क्यों ऐड की थी, हमने इसलिए ऐड की थी क्योंकि हम अपने एक फंक्शन में स्ट्रक को रिटर्न करवा रहे थे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हम अपने इस फंक्शन में स्ट्रक को रिटर्न करवा रहे थे और हमारी स्ट्रक एरे डेटा टाइप है, इसलिए हमने एबीआई कोडर v2 की लाइन ऐड की है क्योंकि ये सपोर्ट करता है स्ट्रक को और नेस्टेड एरेज को। उसके बाद हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम वॉलेट रखा था और ओनर्स का एक वेरिएबल बनाया था जो कि एरे डेटा टाइप है। इसको हमने एरे डेटा टाइप इसलिए बनाया है क्योंकि हमने अपने ओनर्स एक से ज़्यादा बनाने हैं, हमें एक ओनर नहीं चाहिए, इसमें हमें 2 या 3 ओनर्स चाहिए और इससे ज़्यादा भी आप ओनर्स बना सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिमिट सेट की है। लिमिट हमने इसलिए सेट की है ताकि अगर कोई
ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो उस पर जो बाकी ओनर्स हैं वो वोट कर सकें, यानी कि 3 में से लेट्स सपोज अगर हम 3 ओनर बनाते हैं तो उनमें से कोई एक ओनर जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा तो उसका वोट तो है ही है, यानी मतलब ये कि उसने तो वोट उसका है ही, और जो बाकी 2 ओनर्स हैं वो भी अप्रूव कर देंगे तो फिर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी और ट्रांसफ़र होगी अमाउंट। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था। कंस्ट्रक्टर में हमने ओनर्स और लिमिट अपनी डिफ़ाइन की है, क्योंकि हमने इसे आर्गुमेंट इसलिए बनाया था कि एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट हमने अपने ओनर और लिमिट को डिफ़ाइन कर दें। उसके बाद मॉडिफायर बनाया था। मॉडिफायर का आपको मतलब पता है कि हमने ओनली ओनर्स का मॉडिफायर बनाया है ताकि हम इसको अपने फंक्शन में यूज़ कर सकें, और ऐसे फंक्शन जो हम चाहते हैं कि सिर्फ ओनली ओनर्स ही रन करें उनके लिए हमने ये मॉडिफायर बनाया है। और हमने अपने इस मॉडिफायर में बूल को यूज़ किया है। बूलियन हमने इसमें इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ओनर्स ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये बूल की फंक्शनैलिटी को यूज़ किया और इसमें फॉर लूप हमने चलाया है। ओनर्स को चेक करने के लिए हमने फॉर लूप चलाया है ताकि हम एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टर हम जितने ओनर सेट कर दें, लेट्स सपोज हम 3 ओनर्स रखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो फिर वो 3 ही ओनर रहें, उनसे ज़्यादा ओनर ना आए, तो उसकी चेकिंग के लिए हमने फॉर लूप यहाँ पर चलाया है और इफ़ की कंडीशन लगाई है। उसके बाद रिक्वायर में हमने बता दिया कि ओनर्स इज़ इक्वल टू ट्रू, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने ओनर को फॉल्स रखा है और जब सारे ओनर चेक हो जाएं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट और वो फिर ट्रू हो जाए। फिर हमने सबसे पहला फंक्शन बनाया था डिपॉजिट का। ये बिल्कुल छोटा सा हमने सिंपल एक लाइन का फंक्शन बनाया है। इसमें ये क्या कर रहा है कि सिंपली सिर्फ ईथर को डिपॉजिट करने के लिए फंक्शन बनाया है। ये पेएबल है। ये पेएबल इसलिए है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब भी क्रिप्टो करेंसी या इथीरियम की फॉर्म में रिसीव करता है तो उसको हम पेएबल रखते हैं। उसके अलावा हमने स्ट्रक्ट डेटा टाइप बनाई है, ट्रांसफ़र बनाया है, उसके स्ट्रक्ट का नाम हमने ट्रांसफ़र रखा है, उसमें प्रॉपर्टीज़ डिफाइन किया, अमाउंट है, रिसीवर है, अप्रूवल्स हैं कि कितनी अप्रूवल्स हैं और हैज़ बिन सेंट और आईडी एक दे दी है। उसके बाद हमने स्ट्रक्ट को अपनी एरेज में सेव करवाया है और उस एरे का नाम हमने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रख दिया। इवेंट्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन क्रिएट ट्रांसफ़र का है। ये फंक्शन जितनी दफ़ा भी ओनर रन करेंगे उतनी ही दफ़ा ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी और ये पब्लिक है और ओनली ओनर्स ही सिर्फ इसको रन कर सकेंगे। और इसमें 2 आर्गूमेंट है, इसमें अमाउंट चाहिए और रिसीवर का एड्रेस चाहिए। रिसीवर के एड्रेस के साथ हमने पेएबल इसलिए लगाया है क्योंकि ये सम अमाउंट ऑफ क्रिप्टो या फिर ईथर को रिसीव करेगा, इसलिए यहाँ इस पर पेएबल लगाया है। और इसमें एक हमने इवेंट को एमिट करवा दिया है और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर अपनी जो हमारे पास ट्रांसफ़र है स्ट्रक्ट, ये आपको पता है कि हमारा स्ट्रक्ट है ट्रांसफ़र, इसकी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उस ऑब्जेक्ट को हमने पुश करवा दिया है किसमें, एरे में। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हमारे पास एरे है, इस एरे में हमने अपनी इस ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया है जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था। और इसमें हमारे पास सारे इनपुट्स हमने दिए हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी हैं स्ट्रक्ट की। उसके बाद हमने मैपिंग डबल मैपिंग बनाई है और डबल मैपिंग का यूज़ हमारे अप्रूव फंक्शन में हो रहा है। अप्रूव फंक्शन में हमने सबसे पहले आईडी दी है, यानी कि इस आईडी के अगेंस्ट जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है उस पर हमें अप्रूवल चाहिए। तो उसमें हमने 2 वैलिडेशन बताई हैं। इसमें सबसे पहली वैलिडेशन ये है कि हमारी एरे जो है, हमारी एरे का नाम है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। हमारी एरे में इस आईडी के अगेंस्ट जो भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आती है हैज़ बिन सेंट वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होनी चाहिए, यानी कि उस पर वो पहले से सेंड हुई भी ना हो। पहली हमारी कंडीशन ये बता रही है और दूसरी ये बता रही है हमने मैपिंग को कॉल किया है कि msg.sender ओनर और आईडी के अगेंस्ट अप्रूवल्स क्या होने चाहिए, फॉल्स, यानी कि पहले से उसने वोट किया हुआ ना हो ओनर ने, तभी वो इस के एलिजिबल होगा कि वो वोट कर सके। उसके बाद हम जब ये दोनों वैलिडेशन ट्रू हो जाए तो जो ओनर है वो अप्रूवल भी दे दे और वो अप्रूवल्स ट्रू हो जाए और उसमें अप्रूवल ऐड हो जाए, इनके पहले 0 थी तो प्लस हो जाए, 1 है तो फिर 2 हो जाए। और इसके बाद हमने यहाँ पे भी एक इवेंट एमिट करवाया है। ये बहुत सिंपल है इवेंट्स को एमिट करना। उसके बाद हमने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन बताई है और इस हमारी एरे में इस आईडी के अगेंस्ट जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है उसमें अप्रूवल्स जब लिमिट से ज़्यादा हो जाएं तो वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में इस आईडी के अगेंस्ट जो भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो क्या हो जाए, हैज़ बिन सेंट ट्रू हो जाए। पहले हमने इसे फॉल्स रखा था और फिर जब उसे अप्रूवल मिल जाए तो वो ट्रू हो जाए और फिर जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या कर रही है कि वो ट्रांसफ़र कर रही है कि फिर अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दें।
इसमें सेम मेथड होता है जब भी आपने ट्रांसफ़र करना होता है कि आपने पहले आईडी बतानी है कि इस एरे में इस आईडी के अगेंस्ट जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो इस रिसीवर को डॉट ट्रांसफ़र का कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद हमने अमाउंट बता देनी है कि ये स्पेसिफिक अमाउंट उसको मिल जाए। और फिर यहाँ पर भी एक इवेंट हमने करवाया कि जब ट्रांसफ़र हो जाए तो ये इवेंट जनरेट हो जाए, एमिट हो जाए। उसके बाद एक और फंक्शन हमने बनाया था, जैसे पब्लिक किया है हमने, व्यू किया है। इसमें हमने ओनली ओनर नहीं लगाया क्योंकि हमें इसमें मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम ये देख सकते हैं इस फंक्शन से कि हमारे पास एरे में कौन से इंडेक्स के अगेंस्ट यानी कि कौन सी आईडी के अगेंस्ट कौन सी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मौजूद है। और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को देखने के लिए बस ये एक छोटा सा फंक्शन है, इसमें हमने रिटर्न करवाई थी इस ट्रक को। और उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है वो इसलिए है कि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस देख लें, और टोटल बैलेंस देखने के लिए ये कमांड यूज़ होती है। तो हमारा पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिपीट हो गया। अगर इसमें आपको कुछ समझना है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं और मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लेते हैं। डिप्लॉय करने के लिए जो फर्स्ट 3 एड्रेसेस हैं उनको मैं ओनर बना देती हूँ, यानी कि 1, 2 और 3, ये जो 3 एड्रेस हैं इनको ओनर बना देते हैं। और जब ओनर एक से ज़्यादा हों तो आपने एड्रेस एरे में डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करने हैं और फिर इसको डिप्लॉय करते वक्त आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी किया और इसको कमेंट कर दिया ताकि कंपाइल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट कोई एरर शो ना करे। यहाँ से एड्रेसेस को कॉपी करने के बाद आपने डिप्लॉय की तरफ जाना है। इसमें 2 इनपुट्स देने हैं। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेसेस की एरे को पेस्ट कर दिया और लिमिट हमने 2 बता दी है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कितना बैलेंस है। गेट बैलेंस का फंक्शन जब रन किया तो इसमें 0 बैलेंस है क्योंकि अभी हमने कुछ डिपॉजिट नहीं करवाया। तो सबसे पहले हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिपॉजिट करवा लेते हैं। पहला हमारे पास अकाउंट एक्टिव है, उसमें हम ईथर यहाँ से सिलेक्ट करके लेट सपोज 2 ईथर हम इसमें डिपॉजिट करवा लेते हैं। डिपॉजिट किया और अब गेट बैलेंस का फंक्शन चलाया तो हमारे पास 2 ईथर्स आ गए हैं। ये वे की फॉर्म में है ये 2 ईथर्स ही। अब आप अपने तीनों ओनर से जितना मर्जी डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि क्रिएट ट्रांसफ़र का फंक्शन चलाना है तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बैलेंस होना चाहिए जो हमने डिपॉजिट करवा दिए। उसके बाद हम क्रिएट ट्रांसफ़र का फंक्शन चलाएंगे। उसके लिए यहाँ से हम कोई भी एड्रेस ले लेते हैं, उसे कॉपी कर लेंगे यानी कि वो रिसिपेंट का एड्रेस होगा। और फिर ओनर पर आएंगे, किसी भी एक ओनर को सिलेक्ट कर लें क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ ओनर ही रन कर सकता है। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करना है और अमाउंट लेट सपोज हम 1000 क्रिएट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट करेंगे और ये इसने हमें एरर दे दी है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई एरर नहीं है। चलें इसको देख लेते हैं। हम अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से डिप्लॉय कर लेते हैं। एरर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैंने अपना ब्राउज़र चेंज किया है। पता नहीं क्यों उस गूगल क्रोम पर ये सही तरह से टेस्ट नहीं हो रहा था, तो हम इसे दोबारा कर लेते हैं। अब हो रहा है। सबसे पहले हमने एड्रेस की एरे में जो हमने 3 ओनर लिखे थे वो हमने पेस्ट कर दिया और लिमिट हमने 2 बता दी है। और हमने ट्रांजैक्ट किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। और अब इसे टेस्ट करते हैं तो गेट बैलेंस 0 है हमारे पास। अब हमने सबसे पहले कुछ डिपॉजिट करवाना है, तो हम फर्स्ट अकाउंट में ईथर डिपॉजिट करवा लेते हैं। 5 ईथर डिपॉजिट किया तो हमारा गेट बैलेंस का जब फंक्शन चलाया तो 5 ईथर आ गया। अब दूसरा अकाउंट सिलेक्ट करके उसमें भी डिपॉजिट करवाएंगे तो टोटल बैलेंस जो है 7 आ गया। 7 ईथर्स डिपॉजिट हो गया हमारे अकाउंट में। तो अब हम क्रिएट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को जनरेट कर लेते हैं। आपको बताइए हमारे ओनर्स हैं, सिर्फ यही जनरेट कर सकते हैं। 3 ओनर हैं हमारे पास और डिप्लॉय करते वक्त हमने इन्हीं 3 एड्रेसेस को, जो पहले 3 एड्रेस हैं, ये जो मैंने एरे में यहाँ लिखे हैं, यही हमारे ओनर हैं और यही क्रिएट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो गेट बैलेंस देख लेते हैं 7 है और हमने इसमें मॉडिफायर यूज़ किया है ओनली ओनर का। तो ये जो 3 ओनर्स हैं सिर्फ यही इस रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो हमने रेंडमली एक एड्रेस सिलेक्ट किया, उससे हम ये ट्रांजैक्शन करके देखते हैं क्या ये रिक्वेस्ट जनरेट होगी। हमने अमाउंट लिख दी और रिसीवर में कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। चले हम यही लिख लेते हैं। तो हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो ये देखें इसने एरर दे दिया है। एरर इसलिए दिया क्योंकि ये सिर्फ ओनली ओनर ये ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब हम ओनर से ये ट्रांजैक्शन करके देखते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन जनरेट होगी। उसके लिए हमने एक एड्रेस सिलेक्ट किया रिसीवर का एड्रेस यहाँ पेस्ट किया और फिर हम ओनर के एड्रेस पे आ गए। तो अब हमने ट्रांजैक्ट की तो ये हो गई। तो ये क्रिएट ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी पूरा स्ट्रक का इंफॉर्मेशन इसमें आ गई है। जैसे ही हमने गेट ट्रांजैक्शन का फंक्शन चलाया तो इसमें सारी की सारी स्ट्रक का डाटा हमें दिखाई दे रहा है और अब इसमें इस वक्त 0 वोट मौजूद हैं।
तब हम इस पर वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग अब सिर्फ ये जो बाकी के 2 ओनर है वो करवाएंगे, क्योंकि जिस एड्रेस ने जिस ओनर ने ये फंक्शन चलाया था उसका वोट तो है ही है। अब 0 इंडेक्स पे जो रिक्वेस्ट मौजूद है उससे हम अप्रूव का फंक्शन चलाते हैं। ये हमने क्लिक किया तो ये हमारी अप्रूव की रिक्वेस्ट हो गई है। और अब हम अभी तो हमें 0 दिखाई दे रहा है, दोबारा से चलाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। और अभी हमारे पास गेट बैलेंस यानी कि टोटल बैलेंस 7 ईथर्स ही है। अब हमारे पास जो तीसरा एड्रेस है उससे हम एक और अप्रूवल दे देते हैं। जब दोबारा हमने अप्रूव का फंक्शन चलाया तो हमारे पास बैलेंस कम हो गया है, और दोबारा हमने गेट ट्रांजैक्शन का चलाया तो हमारे पास 2 वोट आ गए हैं। और हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यही बताया था कि जैसे ही 2 अप्रूवल हो जाए तो फंक्शन चल जाए। और ये देखें, लॉग्स को आपने खोल लेना है, इसमें सारे इवेंट्स आपको दिखाई देंगे जो हमने इवेंट्स इसमें डाले थे, और वो जिस तरह इवेंट हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसे आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। जिस तरह हमने ट्रांसफर रिक्वेस्ट क्रिएटेड का इवेंट बनाया था, अप्रूवल रिसीव्ड का बनाया था, ट्रांसफर अप्रूव का बनाया था, ये सब आपको इसमें दिखाई देंगे लॉग्स में। इसे आप 1 बाय 1 स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये इवेंट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की समझ आई होगी। सॉलिडिटी बेसिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। उसके बाद प्रोडक्शन बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें ट्रफल और ओपन ज़ैपलिन का यूज़ करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड अल्लाह हाफिज़।